नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अमेंडमेंट देख लेते हैं, ठीक है। संविधान के जो संशोधन है अभी तक कितने हो चुके हैं? 104, ठीक है, 104 हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब फाइनली जो ये बन चुके हैं। बिल मतलब होता है जब इनिशियल स्टेज पे होता है, तो एक कानून इनमें बन चुका है। 104 यहाँ पे हो चुके हैं। देखिए 104 अभी लेटेस्ट किया गया था, और ये वही वाला SC/ST को जो हर 10 साल में कर देते हैं, वही वाला है ये। देखिए इसमें क्या चीज, दो चीज होती थी। एक तो SC/ST को एक्सटेंड कर देते थे हर 10 साल में, जो रिजर्वेशन इनका चल रहा है, और प्लस दूसरा यहाँ पे एंग्लो इंडियन वाला अगर आप देखें तो एंग्लो इंडियन में भी इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे लोकसभा में 2 सीटें दी थी एंग्लो इंडियन को, वो भी थी, और प्लस हर विधानसभा में जहां जहां जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पे अगर स्ट्रेंथ है तो 1 सीट करने की बात करते थे। अब ये वाला खत्म कर दिया है, एंग्लो इंडियन वाला खत्म कर दिया। SC/ST को यहाँ पे फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। रिव्यू की कोई ऐसी बात नहीं करी गई है, ठीक है। फिर आगे अगर आप देखेंगे, देखिए मेन चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, अब सारी चीजें नहीं बताऊंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पूरा मैंने डिटेल्ड वीडियो दिया है, अभी मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ बस। तो 104 ये वाला हो गया। 103 देखिए क्या है। 103 का मतलब अभी आपने देखा होगा EWS जो कैटेगरी क्रिएट करी गई है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसके लिए ये बिल बनाया गया था, ये एक्ट लाया गया मतलब। तो ये कौन सा है? EWS किससे रिलेटेड? ध्यान रखना 103 वाले से। इसमें यहाँ पे स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दी गई है कि कोई भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होंगे, कोई भी मतलब कोई भी, ठीक है, कोई भी किसी भी जो है ये कोई, बस यहाँ पे बात होगी क्या, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है अप टू 10%, मतलब 10% तक, ठीक है। जितना भी सीटें होती हैं उन सब में 10% तक दिया जा सकता है। 10% तक यहाँ पे दिया जा सकता है। कहाँ कहाँ दिया सकता है? निजी जो शिक्षण संस्थान है, जो शैक्षणिक संस्थान है प्रवेश के लिए, प्लस आप और भी देखेंगे जहाँ जहाँ राज्य की या तो सहायता प्राप्त है, और या फिर सहायता प्राप्त है या नहीं हो, और सब जगह जो है किया जा सकता है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे कि 10% का भैया पोस्ट जितने निकलेंगे 10% तक दिया जा सकता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। इसको याद रखिएगा। 103 नंबर पे है ये, 103वां संवैधानिक संशोधन है ये, ठीक है। और इसके लिए बिल कौन सा था? 124वां अमेंडमेंट बिल लाया गया था EWS का। अच्छा, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी याद रखना है। ये भैया ये जो है पार्लियामेंट में, अपर हाउस और राज्यसभा में ये पास कब किया गया था? 9 जनवरी को पास किया गया था 2019 में, और फिर 12 जनवरी 2019 में ये फाइनली प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया था इसको, ठीक है। एक और चीज इसमें कि भैया पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने EWS को इंप्लीमेंट किया था? गुजरात। ये भले न्यूज पुरानी है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज। दूसरा स्टेट बना था आपका झारखंड, और तीसरा बना था हमारा UP, ठीक है। अब देखिए इसमें बस मेन चीजें याद रखिए कि किससे रिलेटेड है। जैसे 102 वाला किससे रिलेटेड है? पहले NCBC जो बॉडी थी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, अब इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो अब NC/SC भी है इस कॉन्स्टिट्यूशनल, NC/ST भी है कॉन्स्टिट्यूशनल, NC/BC भी है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, NC/SC जो है वो आर्टिकल 338 के तहत है, NC/ST जो है वो आर्टिकल 338A के तहत है, NC/BC जो है आपकी वो 338B के तहत है। ये तीनों आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इससे पहले वाला कौन सा होगा? GST। तो ये लेटेस्ट वाले हैं। 101 वाला कौन सा है? GST से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक है। बॉडी है ये, बॉडी मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक यहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 279A क्लॉज 1 के तहत बनाई गई है GST काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज। अब बाकी तो कई सारी डिटेल में देख लीजिएगा, मैं मेन चीजें बताता जा रहा हूँ। एक 100 जो अमेंडमेंट हुआ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, बांग्लादेश से जो किया था हमने, ठीक है। 99 वाला किससे रिलेटेड था? कोलोजियम सिस्टम बनाया था सरकार ने, लेकिन वो जजेस को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने जो है यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। उसमें इनको जो है एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं पसंद आ रहा था। भारत की जुडिशरी ऐसी है कि वो अपने आप को खुद ही अपॉइंट कर लेते हैं, खुद ही जो है सारी चीज़ें देख लेते हैं, और उसमें एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसका मतलब यही है कि चेक्स एंड बैलेंस तीनों बॉडियों पे बना रहना चाहिए, यानी कि तीनों का एक दूसरे पे कंट्रोल होना चाहिए, तभी सबसे अच्छा बैलेंस माना जाता है। खैर, क्योंकि संविधान का लास्ट इंटरप्रिटेशन कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने ये इंटरप्रेट किया कि भैया ये गलत है, ठीक है। खैर, इसमें देखिए 98 वाला जो संशोधन है वो किससे रिलेटेड? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि हैदराबाद कर्नाटक जो रीजन है कर्नाटक का, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है ये, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, एक्ट हुआ था ये 2011 में,
इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल दे दिया गया है स्टेटस और प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो जो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अब एक फंडामेंटल राइट हो चुका है, यानी कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत जरूरी है ये चीज। और इसी ने एक पार्ट बनाया था, पार्ट 9B, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है ट्रिक्स के साथ, उसको देख लो, जिंदगी भर पार्ट नहीं भूलोगे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना भी एक जो है फंडामेंटल राइट हो चुका है अब। ये किस आर्टिकल के, ये सॉरी किस अमेंडमेंट के तहत हुआ है? 97th अमेंडमेंट के तहत हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये डीपीएसपी में भी है 43B के तहत। चलिए आगे देखते हैं। 96 वाला यही था कि अभी तक ओरिया बोलते थे, अब उड़िया हो गया है, ठीक है, बस इतना है। 95 वाले में इतना कोई खास नहीं है, वही SC/ST को फिर से कर दिया था वो 10 साल के लिए। 94 वाले में क्या है यहाँ पे कि पहले सिर्फ जो है ये बिहार में एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना चाहिए था, अब ये वाला प्रोविजन कहाँ पे कर दिया है? झारखंड और छत्तीसगढ़ में। तो अब इस समय टोटल मिला के कौन कौन सा स्टेट है जहां पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है? JCMO, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, 4 ऐसे स्टेट है जहां पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है। और ये किस तहत हुआ है? 94th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ है ये। चलिए मेन देख लेते हैं अब। ये जो है अगर आप देखेंगे इसमें जैसे 92nd वाला अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संविधान के 8th शेड्यूल में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डिक्लेयर करता है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसकी ट्रिक क्या है? BDMS, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। इससे पहले 18 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, अब इस समय 22 हो गई हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें देख सकते हैं आप, पहले जो है सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी थी? 14 थी। फिर यहाँ पे सिंधी को जोड़ा गया 1967 में, ठीक है, 21वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत। फिर KMN जोड़ा गया, KMN यानी कि आपका कोंकणी, मैथिली, सॉरी कोंकणी, मैनपुरी और नेपाली, ये 71st अमेंडमेंट से जोड़ा गया। और फिर BDMS जोड़ दिया गया, ये 92 वाले से, 21 + 72, 71, 92। ये एक इंपॉर्टेंट है। 91st वाले में अगर आप देखेंगे, इसमें भैया क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर किसी की सरकार बनती थी, कोलिशन पार्टी एक साथ आ जाती थी कई सारे, तो सब लोगों को जो है सरकार में मंत्री चाहिए थे अपने, तो ये जो है पूरी की पूरी एक बिरादरी बना लेते, मतलब कई सारे मंत्री बना लेते थे, जितनी जरूरत नहीं थी उससे भी ज्यादा। तो यहाँ भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता था। मतलब कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना एग्रीकल्चर वाले में कि अगर 5 लोगों की जरूरत है, वहाँ 10 लोग जो है लगे रहते थे, वैसे ही यहाँ चल रहा था। तो ये लाया गया कि भैया ऐसा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज है वो लिमिटेड कर दो, 15% सिर्फ हो सकते हैं बस, ठीक है। टोटल नंबर जो मिनिस्टर होंगे इंक्लूडिंग PM में ये 15% हो सकते हैं। टोटल जो लोकसभा की स्ट्रेंथ होगी, ये थोड़ी ना कि आप जो है जितनी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसके 40% लोगों को मंत्री बना दो। हर अगर आदमी मंत्री रह जाएगा तो मंत्री और सांसद में डिफरेंस क्या रह जाएगा? ये वाली चीज है। और यही सेम चीज यहाँ पे स्टेट के लिए भी लागू कर दी थी, ठीक है। और एक चीज और है यहाँ पे कि अगर कोई भैया डिसक्वालीफाइड हुआ है डिफेक्शन के चार्जेस पे, तो वो यहाँ पे मिनिस्टर बनने के लिए उपयुक्त नहीं होगा, डिसक्वालीफाई होगा वो। एक ये इंपॉर्टेंट है 89th वाले में, अगर आप देखेंगे 89 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इससे पहले NC/SC और NC/ST की दोनों की कंबाइंड बॉडी थी, ठीक है, तो उसको यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया था। अभी आप देख सकते हैं, मैंने बताया आपको NC/SC आर्टिकल 38 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल है, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाई गई, ठीक है। 338 के तहत NC/ST है, मतलब ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल है। 89 के तहत ये भी बना दी गई क्योंकि कंबाइंड थी, उनको NC/SC और जो है NC/ST में अलग अलग कर दिया गया। और 338B के तहत बनाई गई कौन से? 102nd वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये ध्यान रखना भैया जी, बहिनी जी, NC/SC, NC/ST, NC/BC, ये तीनों तो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल। बाकी जो आपकी बॉडीज हैं, जैसे ये हो गई आपकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में बनी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1993 में बनी, ह्यूमन राइट कमीशन की नेशनल बॉडी वो 93 में बनी, प्लस आपकी NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इनको एक लॉ के तहत बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ध्यान रखना। फिर देखिए 88 से जो है एक ये 88 वाले से सर्विस टैक्स का प्रोविजन किया। एक ये था 87 में बता दिया गया कि भैया जो भी री एडजस्टमेंट होगा वो 2001 के सेंसस पे होगा, तो 1991 के सेंसस पे नहीं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। 86 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। आर्टिकल 21A भी जोड़ दिया गया था, ध्यान रखना। इसका मतलब ये कि 6 से जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना उनका फंडामेंटल राइट है। ये 86 अमेंडमेंट से हुआ था, ठीक है। और इससे पहले और इसके बाद फिर जब इस वाले अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया, 0 से 6 साल तक के बच्चे को जो भी सुविधाएं देना वो DPSP के तहत आएगा। 6 से 14 साल तक के बच्चों का वो फंडामेंटल राइट है कि उनको फ्री और
कंपलसरी एजुकेशन मिले। लेकिन अभी क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, अब ये 6 से 14 साल तक वाली एज को यहां पे बढ़ा दिया गया है, ये कर दिया गया 3 to 18। इसीलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला जो है लास्ट से आगे की तरफ, शुरुआत की तरफ चालू किया है, ताकि आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होती जाए। ये देखिए, जो ये 85th वाले में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वाला है केस ऑफ प्रमोशन में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये है 84th वाले में कि कोई भी री एडजस्टमेंट होगा अगर लोकसभा और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों में, तो 25 साल तक के लिए यहाँ पे जो है बैन लगा दिया गया है। 2026 के बाद ही होगा अब जो भी होगा, कि लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, विधानसभा में जो भी है सीटों का मतलब जो री एडजस्टमेंट होगा वो अब 2026 के बाद। 81st अमेंडमेंट आया था एक, इसमें ये कहा गया था कि 50% वाली जो सीलिंग है वो बैकलॉग वैकेंसी पे नहीं एप्लीकेबल होगी। रिजर्वेशन में प्रमोशन वाला जो है ये आया था 77th वाले से, ठीक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर SC/ST। तो ये जो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन वाला है ये 877 से आया था, ये ध्यान रखिए। देखिए तमिलनाडु में जो एक एक्ट था, तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994, उसमें यह था कि भैया 69% जो सीटें हैं वो रिजर्व होंगी स्टेट सर्विसेज की तमिलनाडु में। उसको 9 शेड्यूल में रखा गया था, लेकिन फिर 92 में ये रूलिंग एक दी थी, एक ये उससे पहले की रूलिंग है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी तमिलनाडु वाला 1994 वाला आ गया तो 69% है। बताइए दूसरे राज्य जो है ये करते हैं, और एक हमारा यूपी है, आप जानते ही हैं क्या करता है वो यूपी। खैर अभी एक बात बताइए मुझे, ये मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की, इस समय क्या है, मतलब है वहाँ पे 69% की नहीं है? क्योंकि जब 50% की सीलिंग यहाँ पे मतलब नहीं एप्लीकेबल हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है, फिर भी लोगों ने पूरा ये कानून पास कर दिया, तो ये एप्लीकेबल है ना? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि है ये, क्योंकि मैंने जो जहाँ जहाँ भी इसमें सर्च करने की कोशिश करी तो ये लग रहा है कि है। तो ये कैसे, मतलब ये है, अभी तक ये नहीं समझ में आया। अभी तक किसी जानकार को पता हो तो जरूर बताइए, वरना फिर मैं आगे बताऊंगा ढूंढ। भैया ये वाले तो दोनों रटी लेना है, 73 वाला और 74 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 73rd वाला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसने एक पार्ट को यहाँ पे ऐड किया था, पार्ट 9, ठीक है। ये पार्ट 9 जो पहले था उसको हटा दिया गया था। अभी जो ये पार्ट 9, सॉरी मतलब ये पार्ट 9 हटाया नहीं गया था, पार्ट 9 को यहाँ पे पंचायत बोल दिया गया यहाँ पे, ठीक है। और एक 11 शेड्यूल यहाँ पे जोड़ दिया गया, 29 यहाँ पे फंक्शनल आइटम के साथ, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो है 73rd वाले में क्या है, 29 फंक्शनल सब्जेक्ट है, पार्ट 9 जो है यहाँ पे जोड़ा गया, पंचायत उसका जो है यहाँ पे टाइटल है, ठीक है। 74 वाले में वही चीज अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, इसमें पार्ट 9A जोड़ा गया, इसका टाइटल है म्यूनिसिपैलिटी, और इसमें एक 12 शेड्यूल जोड़ दिया गया जिसमें 18 है, 29-18 याद रखना है। 29 जो है पंचायती राज के लिए, 18 सब्जेक्ट है अर्बन लोकल बॉडीज के। फिर ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 71 से KMN को जोड़ दिया गया 13 शेड्यूल। ये एक इंपॉर्टेंट है, देखिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, ये आपको जानना चाहिए। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग आते हैं, एक शब्द याद रखो, इलेक्टेड। जो भी इलेक्टेड होंगे जहां के भी होंगे सब आ जाएंगे, यानी कि लोकसभा वाले आ जाएंगे पूरे, ठीक है, विधानसभा वाले आ जाएंगे पूरे, आपके जो है स्टेट असेंबली वाले आ जाएंगे पूरे, ठीक है। इससे देख सकते हैं ये मैंने लिखा भी हुआ है, देखिए इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट का है, इलेक्टेड वर्ड याद रखना है। प्रेसिडेंट कौन है, वो हमारी पूरे, अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति जी जो है पूरे भारत देश को एक रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक पोजीशन है ये, तो उसमें कौन उनको करेगा, इलेक्टेड ही होगा। इलेक्टेड मेंबर लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा जितनी भी है प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के। और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका काम तो सिर्फ राज्यसभा को चलाना है, मेनली वही काम है, और भी कई सारे काम है हालांकि। तो उसमें क्या है, उसमें सारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वोटिंग करते हैं, वो मतलब इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, बहुत जरूरी है ये। अभी जो ये 70th अमेंडमेंट हुआ था उसमें यही बताया गया था कि भैया जो पहले मतलब ये दिल्ली और पुडुचेरी को नहीं इंक्लूड करते थे, लेकिन इसमें से करने लगे, तो अब इलेक्टोरल कॉलेज उसके बाद क्या मतलब अब क्या है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ सब, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये एक याद रखिएगा, और प्लस जो दिल्ली और पुडुचेरी वाली विधानसभा है, ठीक है। इसमें अच्छा ये ध्यान रखने वाली बात है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है अभी भी कहीं भी, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड वाले हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, क्योंकि उसमें संसद के होते हैं, तो उसमें सारे मेंबर्स हैं राज्यसभा और लोकसभा के। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए कि जम्मू कश्मीर जो ऑर्गेनाइजेशन अभी बिल आया था 5 अगस्त को, जो 2019 में आया था, ठीक है, जो जिसमें मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। अभी भी अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है, हालांकि जम्मू कश्मीर वाला यूनियन टेरिटरी कैसे बनेगा, दिल्ली और पुडुचेरी की तरह, ठीक है। तो क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के भी पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी तक तो नहीं करेंगे, आज की डेट तक अगर आप देखेंगे 3 अक्टूबर 2020 तक। इसके बाद अगर कोई अमेंडमेंट हो जाएगा तब कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना।
फिर देखिए 69th अमेंडमेंट में क्या है, स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को, क्या बना दिया गया था, एनसीटी, ठीक है। और इसके लिए 70 जो है सदस्यों की विधानसभा और 7 मेंबर यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए यहाँ पे तय कर दिए गए। दिल्ली की जो सरकार है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए 7 मेंबर। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली के सीएम को कौन अपॉइंट करता है। ये देखिए SC ST वाला मैंने बताया था आपको कि मल्टी मेंबर जो एक था, ठीक है, ये कब आए थे मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन के लिए, मतलब NC SC और NC ST के लिए। इससे पहले क्या होते थे, देखिए सबसे पहले स्पेशल ऑफिसर होते थे SC और ST के लिए, फिर आए ये क्या, मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन, फिर एक ज्वाइंट बॉडी बना दी गई थी NC SC वाली, और फिर उसको तोड़ के NC SC अलग, NC ST अलग कर दिया था। तो ये वो है, ठीक है। 65 वाले में मल्टी मेंबर बनाए गए थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वोटिंग एज 21 से 18 साल कब करी गई थी, 21 से घटा के 18 साल कब करी गई थी, ये करी गई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, 61वें जो है संवैधानिक संशोधन के तहत ये जो आपको वोट देने की आयु है वो 18 कर दी गई थी 21 से, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव में मतदान की उम्र कितनी कर दी गई थी, 21 से घटा के 18, 61वें से करी गई थी, ध्यान रख। कुछ और चीजें हैं जैसे कि अथॉरिटेटिव जो टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में, ये कब किया गया था, 58 अमेंडमेंट से किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, 52nd वाले से किया गया था, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एक और चीज आप देख लीजिए, 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए थे इंदिरा गांधी की सरकार ने। और फिर 44th वाले में क्या किया गया, वो जितने भी अमेंडमेंट किए गए थे उन सबको जो है रिवर्स कर दिया गया, बस यही, ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है। सारे नहीं किए गए थे, मतलब जो मैक्सिमम जो थे, जो मतलब नहीं होने चाहिए थे वो कर दिए गए। अब 42nd वाले में देखिए, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ ये समझिए, देखिए प्रियम्बल था, प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़ दिए गए, SSI, यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। SSI में कई बार बता चुका हूँ। फंडामेंटल ड्यूटी पूरा का पूरा जो है जोड़ दिया गया यहाँ पे एक प्रोविजन, ठीक। तब कितनी जोड़ी गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई थी, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे, मूल कर्तव्य नागरिकों के, ठीक है। और 11वीं वाली ड्यूटी कब जुड़ी ये आप कमेंट करके बताइए, और 11वीं वाली ड्यूटी है क्या। ये तो 2-3 मेन थे। प्रेसिडेंट की एडवाइस को जो है यहाँ पे बाध्य बना दिया, मतलब राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य बना दिया, ठीक है। एक ही और इंपॉर्टेंट बात थी कि पार्ट 14A जोड़ दिया गया था 42nd वाले से। एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइब्यूनल्स हैं और ट्राइब्यूनल जो अदर मैटर्स के लिए होंगी, उनको यहाँ पे एक पार्ट में पार्ट 14A के तहत यहाँ पे जोड़ दिया गया, ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा 42nd वाले का ईयर क्या था, 1976, इसको कैसे याद रखेंगे, 47 1976, ये 4 तो 6, ये 6, 44th 1978, ये 4 4 8 8, ऐसे करके याद रख सकते हैं, ट्रिक है छोटी। और भी कई सारी चीजें करी थी, डिटेल यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ मैं, मेन मेन चीजें बता रहा हूँ मैं सिर्फ, कि यहाँ पे लोकसभा और जो है विधानसभाओं की ये 5 से 6 साल कर दी गई थी, लेकिन फिर वो 74th वाले ये मतलब आगे चल के फिर 6 से 5 कर 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़ दिए गए थे, ठीक है। आर्टिकल ये 39A के तहत इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फिर जो है वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में, और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। कुछ और भी कर दिए गए थे यहाँ पे कि भारत के किसी भी जो है भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा पर। एक और चीज है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और वेट और मेजर, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सब, ठीक है। और भी कुछ करी गई थी चीजें कि भैया संसद और विधानमंडल में फोरम की आवश्यकता की समाप्ति। अब कोरम तो होना ही चाहिए, सॉरी फोरम नहीं, कोरम तो होना ही चाहिए, मतलब कुछ मिनिमम लोग तो प्रेजेंट होने ही चाहिए ना। जैसे ये ज्यादातर विधानसभा और उसमें होता है 1/10 मेंबर कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए, कमेटी में 1/3 होता है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। कहीं भी मैं गलत हो तो प्लीज करेक्ट करिएगा। तो ये कुछ चीजें थी 42nd में करने की कोशिश करी गई। फिर 43rd में ये इसमें देखिए कुछ चीजें रिस्टोर करी, 44th में मैक्सिमम कर दी थी। रिस्टोर कर दिया था ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू और इशू ऑफ रिट्स के लिए, ठीक है। और जो है पार्लियामेंट को इसकी स्पेशल पावर के लिए यहाँ पे मतलब राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों में के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति हटा दी गई। 44 में मतलब ओरिजिनल जितना भी टर्म था लोकसभा का, ये सब जो भी कई सारे प्रोविजन यहाँ पे बदल दिए गए थे, ठीक है। कोरम वाला भी कर दिया गया था कि कोरम तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं कोरम होना चाहिए।
इसमें और भी कई सारी चीजें करी गई थी, कई सारे जो पावर रिस्टोर जो पहले छीन ली थी सुप्रीम कोर्ट की, कई सारी पावर को कर्टेल करने की कोशिश करी गई थी, तो वो सारी पावर रिस्टोर कर दी गई। प्लस यहाँ पे इंटरनल डिस्टरबेंस को यहाँ पे हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया था। इंटरनल डिस्टरबेंस मतलब एक सब्जेक्टिव टर्म है, आप कहीं भी जो है इमरजेंसी लगा दो जबरदस्ती, अगर मान लो वहाँ की सरकार ना मान रही हो, वहाँ के लोग ना मान रहे हो, कोई भी मतलब आपसे अगर ये इसमें ये है कि पर्सनल खुन्नस भी निकाली जा सकती है। आर्म्ड रिबेलियन होगा तो अभी जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये बताया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होता है, वॉर या हो जाए, एग्रेशन हो जाए या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए। एक और चीज़ यहाँ पे कर दी गई कि भैया राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई कि वो अगर उसको कैबिनेट की लिखित सिफारिश मिलेगी तभी वो इमरजेंसी घोषित करेगा। ये नहीं कि जो है अगर मौखिक भी बोल दिया, फोन भी कर दिया प्रधानमंत्री ने तो भी वो जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये फंडामेंटल राइट से हटा के इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। अब ये क्या है, आर्टिकल 300A में है ये लीगल राइट। अच्छा बताइए ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये किस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने मैंने बताया सब बताइएगा जरूर कमेंट करके। एक ये इंपॉर्टेंट है 36 जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उसमें सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिल गया था कि इंडियन यूनियन का वो फुल फ्लेज स्टेट है, और उससे पहले एक 10th शेड्यूल बनाया था उसको हटा दिया गया था। पहले क्या था, उससे पहले देखिए 35th में कि सिक्किम को प्रोटेक्टरेट स्टेट का स्टेटस का दर्जा मिला और इसको एसोसिएट स्टेट बना दिया। ऐसा कोई जो है यहाँ पे कहानी नहीं थी, तो इसीलिए फिर उसको फाइनली फुल फ्लेज स्टेट बना दिया, मतलब पूरा स्टेट पूरी तरह से जुड़ गया सिक्किम यहाँ पे। तो वो कब जुड़ा था, 36 अमेंडमेंट 1975 से। लोकसभा की सीटें जो है 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी 31st अमेंडमेंट से। अभी 2026 के बाद भी शायद जो है सीटें बढ़ाई घटाई जा सकती हैं। प्राइवेट पर्स को जो है अबॉलिश कब कर दिया गया था, 26th अमेंडमेंट से, ध्यान रखिएगा। मेन चीजें बता रहा हूं मैं। प्राइवेट पर्स और जो ये जितने भी प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के जो पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति कब करी गई, 26th वाले संविधान संशोधन से। एक ये और चीज है 24th वाले से भैया प्रेसिडेंट के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे अपनी सहमति देनी पड़ेगी, मंजूरी देनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बताया 21st अमेंडमेंट में 15वीं लैंग्वेज जोड़ दी गई थी, कौन सी, सिंधी, ठीक है। 21st से सिंधी, 71st से KMN यानी कि बताइएगा कमेंट करके, 92 से BDMS बताइए। एक ये था 7th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें जो पहले क्लासिफिकेशन होता था 4 कैटेगरी में उसको खत्म कर दिया था, ठीक है, और हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यूनियन टेरिटरी के लिए भी एक्सटेंड कर दिया। एक ये था कि एक 3rd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1954 में कि प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी फूड स्टफ का होगा, कैटल का होगा, रॉ कॉटन, ये सब कौन करेगा, ये जो है पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया था कुल मिला। और 2 हो रहे हैं ये। सेकंड वाले से क्या कर दिया गया भैया कि जो एक लोकसभा का मेंबर हो 7.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सबसे पहले वाले में काफी सारी चीजें थी लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट थी 9 शेड्यूल कब इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले, मतलब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चालू हुए सबसे पहले 9 शेड्यूल ही जोड़ दिया गया ताकि लैंड रिफॉर्म को ठीक से किया जा सके। क्योंकि अगर आप किसी की भी लैंड जो है रिफॉर्म करने के लिए मान लीजिए एक्विजिशन करोगे तो लोग कुकू करने तुरंत जो है कोर्ट में पहुंच जाएंगे और वो जो है कोर्ट में केस फंसा देंगे, तो ये रिफॉर्म नहीं हो पाएगा और विकास रुक जाएगा। यही सब चीजें करने के लिए 9 शेड्यूल कर दिया था। इसमें बोला जाता था ये कि अगर किसी भी बिल को, किसी भी एक्ट को इसमें 9 शेड्यूल में डाल दिया गया तो उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। हालांकि जो है 1974 के बाद वो हो सकता है। वो डेट बताइए किस डेट के बाद से अब 9 शेड्यूल में भी अगर कोई बिल डाला गया है तब भी उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। जरूर बताइएगा सारे क्वेश्चन क्या